जब आग लगा दी तो इसी शोक में, इसी सदमे में उसके जो पिता थे वो उसमें स्वर्ग सिधार गए, यानी उसमें उनकी मृत्यु हो गई। अब उसका जो पुत्र था वो बेचारा दाने दाने का मोहताज हो गया, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और उसके सामने उसके परिवार को पालने के लिए, उनके परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसके पास भीख मांगने के सिवा कोई और रास्ता नहीं रहा और वो भीख मांगने लगा। एक दिन राजधानी के मार्ग पर अपने पुराने मित्र को फटेहाल भिक्षुक के रूप में देख मंत्री को बहुत दुख हुआ। वह उसे घर ले आया, मीत के परिवार को भी बुलवा भेजा, कुछ दिन खिलाया पिलाया। एक दिन व्यापारी मित्र बोला, इस तरह हम अब कब तक तुम्हारे मेहमान बने रहेंगे, मुझे कुछ धन उधार दे दो, मैं फिर से व्यापार शुरू करूँगा। राज्य का मंत्री होते हुए भी उसके मीत के पास इतना धन एकत्र नहीं हुआ था जितना वो अपने मीत को तात्काल यानी तुरंत उसको सहायता कर सके। देखिए, अब वो जो किस्मत ने ऐसी पलटी खाई कि जो धनवान मित्र था वो अचानक से गरीब हो गया, वो भीख मांगने की उस पर नौबत आ गई और जो गरीब दोस्त था वो अचानक से एक मंत्री बन गया। अचानक से नहीं बना, वो उसके विद्वान और उसकी नॉलेज से उसने वो चीज़ हासिल की थी। और अब जब एक दिन वो राजधानी यानी वो रास्ते से वो जा रहा था तो उसने अपने पुराने मित्र को बड़ी ही भिखमंगी हालत में जब देखा तो उसने उसे अपने घर लेकर गया, उसके परिवार को भी बुलवाया और उनकी अच्छी खातिरदारी की, उनकी सेवा की। उसके मित्र ने कहा कि हम कब तक आप तुम्हारे घर पर इस तरह मेहमान बने रहेंगे, तुम एक काम करो, मुझे कुछ धन मुझे दे दो, यानी कुछ पैसे मुझे दे दो ताकि मैं क्या कर सकूं, अपना व्यापार फिर से शुरू कर सकूं। लेकिन मंत्री होने के बावजूद भी उसके पास इतना धन नहीं था कि वो एकदम इमीडिएटली, एकदम तत्पर उसकी एकदम सहायता कर पाए। कुछ पल सोचते रहने के बाद मंत्री ने व्यापारी से कहा, विपत्ति में घबराते नहीं मीत, हमारे महाराज प्रत्येक पूर्णिमा के दिन याचिकों को दान देते हैं। जो याचक सबसे पहले सामने आता है राजा उसे 100 मुद्राएं देते हैं। आज से तीसरे दिन ही पूर्णिमा है, तुम कल रात को ही राजमहल पहुंचकर मुझसे मिलना, मैं राजा के सामने सबसे पहले तुम्हारे पहुंचने की सारी व्यवस्था करा दूंगा। इस तरह तुम्हें 100 मुद्राएं मिल जाएंगी, उनसे तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा और कुछ व्यापार भी शुरू कर लेना। अब मित्र के पास इतना धन तो था नहीं कि वो उसको मदद कर सके, लेकिन उसने कुछ देर बाद सोचने के बाद उसको याद आया कि हमारा जो राजा है वो हर पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं, जो याचक होते हैं, जो याचक यानी जो अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, उनको राजा 100 मुद्राएं देते हैं। जो सबसे पहले आता है उसे 100 मुद्राएं देते हैं। तो वहाँ से 3 दिन बाद पूर्णिमा थी और उसने उसके मित्र को यही सुझाव दिया कि तुम क्या करो, आज से 3 दिन बाद पूर्णिमा है और तुम एक दिन पहले ही मेरे साथ महल चलना और मैं आपका राजा के पास सबसे पहले पहुंचाने की सब व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है वो मैं कर दूंगा और फिर राजा आपको 100 मुद्राएं देंगे। उससे फिर आप क्या करना, आपका जो घर परिवार है उसको भी आप अच्छे से रख पाओगे और आप कुछ बचे हुए पैसों से आप आपका व्यापार जो है वो शुरू कर सकोगे। व्यापारी को सुखी आशा लता जैसे फिर से हरी हो गई। दूसरे दिन व्यापारी निश्चित स्थान पर पहुंचा। मंत्री ने व्यवस्था से उसे 100 मुद्राएं मिल गई। वह हंसता हुआ घर लौटा। अब उसका परिवार कुछ सुख से रहने लगा। उसने अपने नगर लौटकर नए सिरे से व्यापार करने की योजना बनाई। दोनों मीत गले मिले और एक दूसरे से विदा हुए। देखिए, जिस तरह तय हुआ था उसी तरह व्यापारी जो पुत्र था वो वहाँ पर जैसा ही उसके मित्र ने कहा था वैसा ही वो दूसरे दिन वहाँ पर पहुँच गया और मंत्री ने उसकी सभी व्यवस्था, राजा तक पहुँचने की जो सारी व्यवस्था थी वो करा दी और उसी व्यवस्था के कारण उसे 100 मुद्राएं मिली और अब उसका परिवार क्या हो गया था, सुखी रहने लगा था उस 100 मुद्राओं से और उसने एक व्यापार भी शुरू कर लिया था और शुरू करने की योजना भी बना ली थी और दोनों मित्र वहाँ पर एक दूसरे के गले मिले और वहाँ से फिर वो एक दूसरे को उन्होंने विदा किया। मंत्री राजकाज में लग गया और उसका व्यापारी मित्र अपने व्यवसाय में अनुभवी और विपत्ति का मारा होने के कारण
उसने व्यापार में अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि लगा दी, व्यापार चमक उठा। देखिए अब जैसे जैसे समय बीतता चला गया, मंत्री जो था वो अपने काम में व्यस्त हो गया और जो व्यापारी पुत्र था वो अपने व्यापार में व्यस्त हो गया। उसने अपनी जितनी भी शक्ति थी, जितनी भी ताकत थी, जितना भी उसके पास नॉलेज था व्यापार का, वो सब अपने व्यापार में लगा दिया और उसका जो व्यापार है वो चमक उठा, यानी उसने उस व्यापार में अपना अच्छे से सिक्का जमा लिया, उसका व्यापार भी अब अच्छे से चलने लगा। उधर मंत्री संपन्न था लेकिन सुखी नहीं। कारण यह था कि उसका बेटा बहुत नालायक था। लाख उपाय करने पर भी वह कुछ पढ़ लिख नहीं पा रहा था, न वह किसी सिखाई हुई विद्या को याद रख पा रहा था। मंत्री को अपने मीत की याद आई। जब वह उसके नगर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसके बेटे ने भी साथ चलने की जिद पकड़ ली। वह उसे भी साथ लिया, अपने मीत के पास पहुंचा। इस बार उसे उतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण को मीत सुदामा को हुआ था। देखिए समय बीतता चला गया और सभी अपने अपने दोनों मित्र अपने अपने काम काज में लग गए, लेकिन इधर जो मंत्री जो था वो सुखी था, लेकिन वह हर चीज से वो उसके पास वो संपन्न था, हर चीज उसके पास थी, लेकिन वो इतना सुखी नहीं था। अब आप बोलेंगे कि सब था फिर सुखी नहीं था, मतलब देखिए इंसान के पीछे अगर पैसा है तो सुख नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है लेकिन सुख चैन है। तो उसी तरह मीत के पास जो राजकारण वाला मीत जो था, जो राजा का जो मंत्री मीत था, उसके पास पैसा पानी सब था लेकिन उसके पास सुख नहीं था। और उसका कारण यह था कि उसका जो बेटा है वो अच्छे से पढ़ नहीं लिख पा रहा था, वो बहुत ही मूर्ख था। अब उसने हर उपाय कर लिए कि वो कुछ पढ़ ले लिख ले, तो लेकिन फिर भी वो किसी तरह वो कुछ भी याद नहीं रख पाता था। अगर कितना भी पढ़ाया जाए तो वो कुछ भी याद नहीं रख पाता था। तो किसी काम से वो नगर जा रहा था, लेकिन उसका जो बेटा था उसने भी जिद की कि मैं क्या करूँगा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो उसने क्या किया, अपने बेटे को भी अपने साथ लिया और जब नगर आया तो उसका जो मित्र था, व्यापारी मित्र, उसने भी अपने पास उसको भी उसके पास लेकर चले गया। और जब वो उससे मिला तो उसको उतनी ही हैरत हुई जितनी श्री कृष्ण को अपने जो मित्र था सुदामा को मिलकर हुई थी। जब श्री कृष्ण जी द्वारका से लौटे थे तो उनको जितना आश्चर्य अपने दोस्त को मिलकर, सुदामा को मिलकर हुआ था, उतना ही आश्चर्य इस मंत्री मित्र को अपने व्यापारी मित्र से मिलकर हुआ था। मीत सचमुच लखपति हो गया था। उसने मंत्री का भव्य स्वागत किया, लेकिन मंत्री को तो अपनी ही चिंता सता रही थी। मित्र ने जब उदासी का कारण पूछा तो मुंह लटकाए हुए उसने कहा, क्या कहूँ मीत, तुमसे सहायता प्राप्त कर मैं विद्वान बना, राजमंत्री भी, पर सारी सुविधाएं होते हुए भी मेरा पुत्र कुछ भी नहीं सीख रहा है। देखिए अब वो मित्र जो था वो तो लखपति बन गया और उसने फिर उसका बहुत ही अच्छे से अपने मित्र का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया, लेकिन मंत्री मित्र को तो अपनी ही चिंता सता रही थी। जब वो परेशान दिखने लगा तो व्यापारी मित्र ने उससे पूछा कि आपकी इस उदासी का कारण क्या है। तो उसने कहा कि फिर उसने अपनी जितनी भी समस्याएं थी वो उसे बता दी। मेरे पास आज सब कुछ है, लेकिन मेरा जो बेटा है वो बिल्कुल भी पढ़ नहीं लिख पा रहा है, मैं क्या करूं, उसे समझ नहीं आ रहा है। उसने इस तरह अपनी समस्या अपने मित्र को बताई। बातचीत के दौरान व्यापारी मित्र ने मंत्री पुत्र के बारे में सारी बातें जान ली। उसके पुत्र से कहा, बेटे तुम जितने हो 5 वर्ष पहले मेरा क्या हाल था, जानते हो 5 वर्ष पहले मेरा क्या हाल था? हाँ, आप एक दरिद्र याचक थे। शाबाश। अब यह बताओ कि मैं लखपति कैसे हो गया? मुझे नहीं मालूम। तो मैं बतलाइए। देखो, तुम्हारे पिता की सहायता से मैंने 100 मुद्राएं राजा से याचक बनकर ली। उनसे मैंने व्यापार शुरू किया। व्यापार में मैंने शक्ति, भक्ति और बुद्धि लगाई। लाभ होने लगा। हर बार मैं लाभ के 2 भाग कर देता। यह कहता, यह मेरे मीत था। मैंने दोनों भागों को अलग अलग व्यापार में लगाता रहा। इस तरह व्यापार बढ़ता गया, लाभ बढ़ता गया। क्या समझा तुमने इससे? मैं मंत्री पुत्र हकलने लगा।
व्यापारी ने उसे प्यार से चूमते हुए कहा, बेटे, अगर इसी तरह तुम भी एक ज्ञान को, एक विद्या और गुण को अपना समझ लो और अपने लिए तथा अपने मित्रों के लिए दिल और दिमाग में रखते जाओ तो 6 वर्षों में तुम क्या बन जाओगे। देखिए, जब उसने व्यापारी मित्र ने जब मंत्री मित्र से बात की तो उसने उसके बेटे के बारे में हर वो चीज़ जान ली। फिर बाद में उसने उसके बेटे से कहा कि आपको पता है क्या, मेरे पास आज 5 साल पहले मेरा क्या हाल था। तो उसने कहा कि हाँ, आप एक याचक थे, आप बहुत गरीब हालत में थे। तो उसने कहा हाँ शाबाश, तो आपको पता है क्या मैं लखपति किस तरह बना। उसने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर उसने उसकी कहानी बताई और उसके बाद में उसने उससे कहा कि मैंने जिस तरह राजा से 100 मुद्राएं मांग कर ली और उसके बाद में मैंने उसे व्यापार में लगाया और मेरी तन मन बुद्धि शक्ति जितना मेरे पास था उतना सब मैंने अपने व्यापार में लगा दिया और जो भी लाभ मुझे व्यापार से होते गया उसका मैं 2 भाग करता गया। वो यह था कि एक मेरा और यह मेरे मीत का, और दोनों को फिर से व्यापार में लगाता गया और उसका जो भी धन फ़ायदा मुझे होता गया उसे मैं फिर से इसी तरह 2 हिस्सों में बांटता गया और व्यापार को बढ़ाता गया और इसी तरह मेरा व्यापार बढ़ता गया, लाभ होता गया। तो आपने इससे क्या समझा? तो फिर व्यापारी का बेटा हकलने लगा और उससे कुछ समझ में नहीं आने लगा। तो व्यापारी ने उससे कहा कि बेटा, अगर इसी तरह तुम एक ज्ञान को, आपको जितना भी नॉलेज प्राप्त हो रहा है उसको आप अच्छे से समझ लो और अपने लिए तथा अपने मित्रों के लिए दिल और दिमाग में रखते जाओ तो 6 साल में आप क्या से क्या हो जाओगे। अगर एक बार आप आपके लिए पढ़ लो और एक बार आप आपके मित्र के हिस्से का भी आप पढ़ लो तो इसी तरह आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा और आपका जो ज्ञान है वो बढ़ते बढ़ते आप 6 साल में आप क्या से क्या बन जाओगे। मंत्री पुत्र मुस्कुराते हुए बोला, मैं ज्ञान और गुण का लखपति हो जाऊंगा। शाबाश बेटा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, मैं सब लोग यही चाहते हैं कि तुम विद्या और गुण को लखपति बन जाओ। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी करोगे? अवश्य। अगली बार मैं उसी रूप में आपसे मिलूंगा। फिर अपने पिता से कहा, पिताजी, अब आप राजधानी चलिए, मैं आज से ही अपनी पढ़ाई में लगूंगा। मुझे रास्ता मिल गया, अब मैं जो कुछ भी पढ़ूंगा सब याद रखूंगा। मंत्री समझ गया लड़के की बुद्धि खुल गई है। उसने मुस्कुराते हुए अपने मित्र से विदाई ली। राजधानी पहुंचकर उसके पुत्र ध्यान में चौगुनी उत्साह से लग गया। हर रोज वह जो कुछ सीखता मन ही मन अपने काल्पनिक मित्र को भी सिखाता। वह कहता, यह मेरा, यह मेरे मीत का। इस तरह पाठ का दोहराया जाता। इसी तरह लड़का मन लगाकर पढ़ने लगा। वह विद्या सीखता गया, अच्छे गुणों से संपन्न होता गया। 6 वर्ष बाद वह प्रकट विद्वान पंडित बन गया और आगे चलकर अपने पिता को उत्तराधिकारी बना। गुरुजी यह कहानी सबको सुनाते, विशेष रूप से उन शिष्यों को जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। इसी सादी सीधी कहानी का सभी शिक्षाओं पर अच्छा प्रभाव पड़ता। सब में पढ़ाई लिखाई के प्रति एक दिन एक नया उत्साह भर जाता। सब जी जान से पढ़ते, स्वयं तो पढ़ते ही अपने सहपाठियों को भी पढ़ाते। मीत का भाग भी तो रखना था। तो देखिए, इसी तरह बालक ने क्या सीखा कि हर चीज को दोबारा दोहराया जाए, एक अपना और अपने एक मित्र का। इसी तरह लड़का आगे चलकर उसका जो बेटा है वो राजधानी वो सब समझ गया और जो मंत्री मित्र जो था वो भी समझ गया कि अब मेरा बेटा जो है उसको सब बात समझ में आ गई। और उसने क्या किया, वो घर जाकर पढ़ाई में लग गया और चौगुनी उत्साह से, यानी डबल ट्रिपल एनर्जी के साथ वो पढ़ने लगा और रोज कुछ न कुछ सीखता और मन ही मन काल्पनिक मित्र को, उसका तो कोई मित्र नहीं था लेकिन काल्पनिक मित्र यानी इमेजिनरी फ्रेंड को वह मानने लगा और यह हमेशा कहता रहता कि ये मेरा, यह मेरे मीत का। इस तरह वो पाठ हमेशा दोहराता रहता। एक लेसन को वो 2 बार पढ़ता, एक बार अपने लिए और एक बार अपने मित्र के लिए।
लड़का मन लगाकर पढ़ने लगा और विद्याएं सीखता गया और उसने भी उतना ही नॉलेज प्राप्त किया जितने उसके पिता ने किया था। आगे चलकर वह अपने पिता का उत्तराधिकारी बना है। उत्तराधिकारी यानी जो अपने पिता की बाद में जगह लेता है। और जब उसके पिता मंत्री पद से वहाँ से उनको हटाया गया और फिर उसके बाद में उसका जो बालक था उसको मंत्री बनाया गया आगे चलकर। और इसी तरह जो लेखक कह रहे हैं कि यही कहानी हमारे जो मास्टर थे, जो शिक्षक थे, वो हमें बार बार सुनाते रहते। इसी तरह हम सभी शिष्यों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता गया, खासकर उन शिष्यों पर जो बहुत ही कमज़ोर थे पढ़ाई लिखाई में, उन पर ज़्यादा असर होने लगा और सभी पूरी कक्षा के जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो अच्छे से पढ़ने लगे, मन लगाकर पढ़ने लगे और स्वयं तो पढ़ते ही और अपने सहपाठियों के लिए भी पढ़ते। सहपाठी यानी जो उनके जो मित्र हैं उनके लिए भी पढ़ते और हमेशा यही कहते कि यह मेरा और ये मेरे मीत का। तो हमें हमेशा इसी तरह पढ़ते रहना है और हमारे मित्र की सहायता हमें हमेशा करती रहनी है।